Hello students, welcome to the channel. So बच्चों today we are going to start the new topic of chapter electricity of class 10 that is heating effect of current, है ना। इसमें हम लोग देखेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा कि हीटिंग इफेक्ट होता क्या है करंट का। सो जब भी एक इलेक्ट्रिक करंट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू जस्ट अ मिनट passes through a conductor और कंडक्टर कैसा हो हाई रेजिस्टेंस वायर हो. So when an electric current passes through a conductor like a high wire resistance, the conductor becomes hotter and produces heat. तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. जैसे अगर मैं कहूं कि जैसे इन इन विंटर सीजन है ना, विंटर सीजन में हम लोग क्या करते हैं? विंटर सीजन में जब भी हमें कोल्ड का महसूस होता है ना, मौसम बहुत ठंडा रहता है तो हम फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं ताकि हमें क्या हो, थोड़ा सा वार्म फील हो. तो वहां पर जो हम लोग रबिंग ऑफ हैंड्स टू ईच अदर जो होता है, वहां पर अगर मैं कहूँ कि मैकेनिकल वर्क जो है, मैकेनिकल वर्क जो हम कर रहे हैं तो उसके लिए मैकेनिकल एनर्जी लगेगी, है ना. मैकेनिकल वर्क क्या है? रबिंग ऑफ हैंड्स. तो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो क्या कर रहा है? वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है ना. मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. और कारण क्या है? कारण रबिंग ऑफ हैंड्स. रबिंग ऑफ हैंड्स मतलब वहां पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, और जैसे फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है डेफिनेटली दैट रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी. ठीक है, ये हम समझ सकते हैं, है ना, कि जब भी हम किसी सरफेस के अगेंस्ट कोई वर्क करते हैं तो डेफिनेटली वहां पर हीट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू फ्रिक्शन. सिमिलरली अगर मैं बात करूं बेटा इलेक्ट्रिक करंट, मान लो कि किसी करंट के थ्रू किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है, और हमें पता है कि कोई भी कंडक्टर आइडियल नहीं होता है, बट यहाँ तो हमने हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर लिया है. तो अगर मान लो कि वहां पर रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को रोकता है. तो डेफिनेटली करंट अगर जो फ्लो होना चाह रहा है उसको रोकने के लिए कोई रेजिस्टेंस है, तो डेफिनेटली वहां पर क्या होगा? हिंड्रेंस क्रिएट होगा. हिंड्रेंस क्रिएट कौन कर रहा है? रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है. तो वहां पर क्या होगा बच्चों? वहां पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? हीट एनर्जी में. दोनों तरफ वर्क डन हो रहा है. जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर सपोज करो, यहाँ पर मैंने कंडक्टर लिया, ठीक है, ठीक है, यहां से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है, बट सपोज करो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस पूरे जो कंडक्टर में है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो डेफिनेटली वो क्या करेगा? इनको रोकने की कोशिश करेगा. जब ये रोकने की कोशिश होगी बेटा, तो यहाँ पर डेफिनेटली ये वर्क कर रहे हैं क्या करके? ये इधर से मूव करने के फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और रेजिस्टेंस भी वर्क कर रहा है अपना इनको रोक कर. तो दोनों का वर्क चल रहा है. अब वर्क जबकि हमें पता है वर्क जो है वो दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. तो यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा था बेटा दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जो कि करंट फ्लो हो रहा था उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलेंगे. और वो जो है वो यहाँ पे कन्वर्ट किस में हो रहा है? हीट एनर्जी में. किस में कन्वर्ट हो रहा है? हीट एनर्जी में. कारण कारण है हिंड्रेंस क्रिएटेड बाय रेजिस्टेंस. बात समझ में आ रही है? इसका मतलब जब भी दो प्रोसेस एक दूसरे के अगेंस्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है. इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. तो कई बार आप लोग देखे होंगे कि कई बार हमारे जो वायर्स हैं वो शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, जल जाते हैं गर्मी से. क्यों? क्योंकि वहां पर वोल्टेज बहुत ज्यादा हम प्रोड्यूस करते हैं. वोल्टेज ज्यादा प्रोड्यूस करने से करंट ज्यादा बहने की कोशिश करता है, बट उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस भी उसमें क्रिएट होता है जो एक दूसरे को रोकते हैं. उस कारण से हीट प्रोड्यूस होता है और इतना ज्यादा होता है कि बर्स्ट हो जाता है कई बार. ठीक है, तो दैट इज नोन एज हीट इफेक्ट ऑफ करंट. अब समझते हैं कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में फाइनली वो चेंज हो गया. तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि हीट एनर्जी बच्चों, हीट एनर्जी जो है किसी भी एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आप बताइए? तो यहाँ हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? पावर इनटू टाइम. क्या है? पावर इनटू टाइम. एम आई करेक्ट? पावर इनटू टाइम इज द फॉर्मूला फॉर एनी एनर्जी. और ये हीट एनर्जी है तो हीट एनर्जी के लिए क्या होगा? पावर इनटू टाइम. ठीक है, अब यहाँ पर बताइए फॉर्मूला क्या डिराइव हो जाएगा? हीट एनर्जी को अगर सपोज करो एच से मैं डिनोट करता हूँ,
पावर को मैं P से डिनोट करता हूँ, P है ना, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, T, क्या हो जाएगा, T। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका हीट एनर्जी आया वो क्या है बेटा, पावर इनटू टाइम। अब यहाँ पर हीट एनर्जी, अब बताइए पावर को हम क्या लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट। क्या होगा, वोल्टेज इनटू करंट इज नोन एज पावर। यानी पावर को अगर मैं आगे डिराइव करूं तो वोल्टेज को V लिखते हैं, करंट को I लिखते हैं, यानी V इंटू आई। तो अगर मैं इस पावर की जगह ये लिख दूं V इंटू आई इंटू टी, तो आपको मिल गया क्या, हमें एक हीट एनर्जी मिल गया, जिसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपके पास वोल्टेज, करंट और टाइम दिया हो कि कितने टाइम के लिए वो करंट फ्लो हो रहा है। गॉट इट। तो आई होप आपको हीट एनर्जी समझ में आया। ठीक है, यहाँ से हम लोग एक डेरिवेशन तो हमने ये कर लिया, इसको ए दे देते हैं। ठीक है, दूसरा डेरिवेशन यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब मुझे बताइए V इक्वल्स टू क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई आर होता है। तो यहीं पर इस H को सेम लिखेंगे और V की जगह में क्या रिप्लेस कर दूं, आई आर। तो यहाँ पर कर देते हैं I इंटू आर इंटू, बाकी जो रिमेनिंग है उसको फिर से लिख देते हैं, तो I इंटू टी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा एक डेरिवेशन आ गया, दैट इज I इंटू आई। आई इंटू आई क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये हमारा दूसरा फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी है। इस केस में अगर आप देखो तो जब भी ये B मान लेते हैं ना, तो जब भी आपको रेजिस्टेंस ना देकर वोल्टेज और करंट दे तो आप ये यूज करोगे, जब भी आपको वोल्टेज ना देकर रेजिस्टेंस और करंट दो तो ये यूज करोगे। ठीक है, इसका जो स्पेसिफिकली नाम है बच्चों, इसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी को। ठीक है, और ये क्या स्टेट करता है कि जो हीट एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, स्क्वायर ऑफ द करंट। ठीक है, हीट एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस भी है, और हीट एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम भी है। यानी जितने टाइम के लिए करंट ज्यादा बहेगा, फ्लो होगा, उतना ही हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, और जितना ज्यादा करंट होगा उसका स्क्वायर टाइम्स हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। अगर मैं कहूँ कि अगर करंट को 2 टाइम्स बढ़ा दिया जाए तो हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। और तीसरा जो केस है बच्चों, हमें पता है अगेन इससे कि I की वैल्यू क्या हो जाती है, V अपॉन आर। यहाँ से अगर हम निकालें तो I की वैल्यू क्या आ जाएगा, R नीचे चला जाएगा। तो अगर मैं फिर से यहाँ पर पुट करूँ तो तीसरा फॉर्म निकल जाएगा, H की जगह H, I की जगह में क्या रख दो बच्चों, I की जगह में V रख देता हूँ, V अपॉन R। इस I की जगह मैंने V अपॉन R रख दिया। अब I का स्क्वायर है तो V अपॉन R का भी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू जो रिमेनिंग है R इंटू टी। यहाँ से क्या आ गया, V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर R इंटू टी, और यहाँ से एक R से 1 R कैंसल, और यहाँ पर जो H की वैल्यू आई क्या आई, V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तीसरा फॉर्म निकल गया हीटिंग इफेक्ट का, है ना। हीट एनर्जी का फॉर्मूला जो अगर आपसे पूछे या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे, इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, तो वहां से आपको निकल गया ये 3 फॉर्म। अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस दिए हो उस हिसाब से आपको यूज करना है। जैसे कि मैंने बोल दिया, अगर वोल्टेज और करंट दिया हो तो आप ये यूज करोगे, अगर करंट और रेजिस्टेंस दिया हो तो आप ये यूज करोगे, और अगर करंट ना देकर वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया होगा तो ये यूज करोगे। स्पेसिफिकली सेकंड जो हमने डेराइव किया है उसको हम क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, ठीक है, और हमें पता है कि हीटिंग जो है, हीट एनर्जी, एनर्जी जो है उसका यूनिट क्या है, SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज, SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज व्हाट, जूल्स। इसीलिए नाम क्या है इसका, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, है ना। तो SI यूनिट आप याद रखोगे, एनर्जी का क्या है, जूल्स। अब आइए थोड़ा सा हम इलेक्ट्रिक पावर के बारे में भी जान लेते हैं बच्चों यहीं से, है ना। तो इलेक्ट्रिक पावर में हेडिंग डाल देता हूँ,
ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग थ्योरी जो पार्ट है उसको आज खत्म कर देते हैं। सो इलेक्ट्रिक पावर, ओके। इलेक्ट्रिक पावर की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी सॉरी हीट एनर्जी जो है उस अभी अभी हमने देखा था ये किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम, है ना। अब मुझे पता है इलेक्ट्रिक पावर यानी इसको मैंने S से डिनोट किया था, इसको मैं P से और इसको मैं T से। अब मैं यहाँ से पावर का फॉर्मूला निकालूं तो यहाँ पर H/T हो गया, ये समझ में आया, H/T हो गया। अब यहाँ पर मैं तीन फॉर्मूले जो है H का डिराइव जो किया वो निकाल देता हूँ, लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा V/I/T, यहाँ पर V क्या है वोल्टेज, I क्या है करंट और T जो है टाइम, ठीक है। सिमिलरली दूसरा जो फॉर्मूला आया है वो I² RT आ गया, I² RT। और तीसरा जो है ये सब प्रोडक्ट के फॉर्म में, कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। और तीसरा जो है H² इक्वल्स टू V² अपॉन R इंटू T, है ना, जहां पर वेयर V इज वोल्टेज, ओके, I इज करंट flowing through the conductor और T is time in second, ठीक है। और R जो है फाइनल वो क्या है रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका मतलब इन सब का कलेक्शन हमें हीट एनर्जी देता है। तो मुझे बताइए अब अगर मुझे इलेक्ट्रिक पावर निकालना है तो ये तो हीट एनर्जी हो गया, हीट एनर्जी। अब मुझे यहाँ से इलेक्ट्रिक पावर अगर डिराइव करना है इलेक्ट्रिक पावर तो मैं कैसे निकालूंगा आप बताइए। मैं हीट एनर्जी को T से डिवाइड कर दूंगा, तो जैसे ही मैं हीट एनर्जी को T से डिवाइड करूंगा तो इन सभी फॉर्मूले में से T कैंसल आउट हो जाएगा और पावर का फॉर्मूला आ जाएगा। तो जैसे P इक्वल्स टू VIT अपॉन क्या V इंटू I इंटू T अपॉन T, और T से T कैंसल होके क्या दे देगा VI, गॉट इट। सिमिलरली पावर यहाँ पर क्या दे देगा I² RT से T हट जाएगा क्योंकि अपॉन T में आ जाएगा, I² RT अपॉन T, तो यहाँ पे क्या बच गया I² R। और तीसरा जो फॉर्मूला आएगा पावर का, यहाँ से भी T हट जाएगा बेटा क्योंकि T से डिवाइड होगा तभी तो पावर आएगा। अगर H को T से डिवाइड करोगे तभी तो पावर आएगा। तो पावर हम निकालने के लिए T से डिवाइड किए तो T कैंसिल हो गया V² अपॉन R। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर है ये, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ओके। सो दीज वर द three forms of power and these were the three forms of heat energy। कॉन्सेप्ट क्लियर है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है जैसे कि आप देख सकते हो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, जो कि हमने ऊपर भी देखा था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी पावर इनटू टाइम है, और पावर जो है वो वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन है कि कितना वोल्टेज। अगर मैं कहूँ कि 5 वोल्ट दिया है आपको, है ना, एक सर्किट है, रेजिस्टेंस ऐसा है, इसमें मान लो 2 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पर हमने सप्लाई जो किया वो 5 वोल्ट हमने सप्लाई किया है, और करंट जो है बच्चों वो हमें कितना दे दिया है 3 एम्पियर। तो जो पावर निकलेगा हमें पता है V इंटू आई है, पावर जो है वोल्टेज इंटू करंट होता है। वोल्टेज आपका कितना है 5 है, करंट कितना है 3, तो दिस विल बी 15 वॉट, 15 वॉट। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर, SI यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है जूल, वैसे ही SI यूनिट ऑफ पावर क्या है, SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, क्या है वॉट, गॉट इट। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। एंड लास्ट पॉइंट इज, लास्ट जो टॉपिक है बेटा वो फ्यूज वायर है। इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस जो भी हमने इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिकल हीट एनर्जी हमने देखा उस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे लाइव क्लास में, ठीक है। बट यहाँ पर अभी हम लोग थ्योरेटिकल पहले पूरा कंप्लीट कर देते हैं। ये लास्ट टॉपिक है फॉर दिस चैप्टर, फ्यूज वायर। फ्यूज वायर कुछ नहीं है बच्चों, फ्यूज वायर इज अ लो रेजिस्टेंस, fuse wire not a low resistance, fuse wire is a low melting point
low melting point wire that helps to protect the सर्किट मतलब जैसे कनेक्शन जो भी है, जैसे कि सर्किट अगर मैं कहूँ तो कंप्लीट, जैसे अगर मैं कहूँ सर्किट, ये समझ जाते हैं कि क्या है। अगर मैं कहूँ कि मैंने सप्लाई दिया है ना, तो बैटरी मैंने यूज किया, यहाँ पर मैंने अगर एक बल्ब यूज किया है, ठीक है, और यहाँ पर फिर से मैंने फ्रिज यूज कर लिया, ठीक है, एफ से मैं शो कर रहा हूँ, ये फ्रिज है, ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने कूलर यूज कर लिया, तो सी से मैं कूलर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये जो है दिस इज द कंप्लीट सर्किट, ये क्या है, कंप्लीट सर्किट, ठीक है। सर्किट इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, है ना। अब यहाँ पर फ्यूज वायर का जो काम है वो क्या करता है, ये एक लो मेल्टिंग पॉइंट है वायर। लो मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि थोड़ी सी भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो वो क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, वो जल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब फ्यूज वायर अगर मैं मान लो कि यहाँ पर कनेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पे फ्यूज वायर मैंने कनेक्ट किया, एफ डब्ल्यू से शो कर रहा हूँ, और फ्यूज वायर हमेशा, फ्यूज वायर ऑलवेज कनेक्टेड, फ्यूज वायर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में ही कनेक्ट होता है बेटा, है ना। जहां भी सीरीज कनेक्शन होगा वहीं पर ये कनेक्ट होगा, ताकि लोड्स जो है वो बच पाए। पैरेलल में जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पैरेलल में सब हर एक अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए हर एक अलग अलग स्विच है। लेकिन सीरीज में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सीरीज में अगर एक प्रॉब्लम, एक बल्ब अगर बर्स्ट हो गया तो बाकी सब भी बर्स्ट हो जाएगा। उस चीज को बचाने के लिए हम फ्यूज वायर का यूज करते हैं सीरीज कनेक्शन में। तो आप देखिए फ्यूज वायर क्या है, एक पतला सा वायर है जो कि लो मेल्टिंग पॉइंट है। अब मैंने कहा कि यहाँ पे मान लो कि बहुत ज्यादा हैवी करंट फ्लो हो गया। अगर करंट इंक्रीज होता है तो हमें पता है क्या इंक्रीज होगा, एनर्जी, क्योंकि हमने पढ़ा था ऊपर, अभी हमने पढ़ा था करंट जैसे इंक्रीज होता है, यहाँ पर देख सकते हो आप, करंट जैसे इंक्रीज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है कि नहीं हर जगह, तो करंट जैसे इंक्रीज होगा तो हीट एनर्जी इंक्रीज होगा, हीट एनर्जी इंक्रीज होगा, तो इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होने के चक्कर में बेटा ये क्या होगा, इसका कनेक्शन बीच से ही टूट जाएगा। इसका कनेक्शन अगर देखो तो यहाँ बीच से ही टूट जाएगा। जैसे बीच से अगर कनेक्शन टूट गया तो ये आगे करंट फ्लो ही नहीं होगा। जब आगे करंट इसके फ्लो होगा ही नहीं तो बाकी ये जो दो अप्लायंसेस हैं वो बच जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हाई अमाउंट ऑफ करंट कभी फ्लो होता है तो इट कुड कॉज द डैमेज टू द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को के बीच में हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, फ्यूज वायर, ताकि अगर हाई करंट फ्लो हो तो वो ये जो वायर है फ्यूज वायर वो जल जाए और वहीं पर कनेक्शन टूट जाए। कनेक्शन टूट जाएगा तो आगे करंट जाएगा ही नहीं, तो ये जो अप्लायंसेस है वो बच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप कई बार आप देखे होंगे कि डिफरेंट अप्लायंसेस के लिए फ्यूज वायर आते हैं। और फ्यूज वायर अगर घरों में देखना है तो आप देखोगे एक रेड कलर का, हर एक स्विच बोर्ड पे एक रेड कलर का जो आता है, दैट इज, जिसमें हल्का हल्का रेड कलर का लाइट जलता है, दैट इज अ फ्यूज वायर, जो कि उस पूरे सर्किट को बचाता है। अगर मान लो कि वहां पर ज्यादा करंट फ्लो हुआ तो वो जल जाएगा और वहीं पर स्टॉप हो जाएगा क्या, कनेक्शन, आगे करंट फ्लो होगा ही नहीं। जब ज्यादा करंट आगे फ्लो होगा ही नहीं तो वो डैमेज करेगा ही नहीं। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्यूज वायर का।